जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बढ़िया चल रही है। आज की जो हमारी क्लास है, आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो एक्ट है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इससे रिलेटेड जो है। और एम लक्ष्मीकांत का सेवंथ एडिशन जो है, सेवंथ एडिशन में जो चीजें लिखी है, वो सारी सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर कुछ चीजें हैं जो सेवन्थ एडिशन में नहीं है, फिर एक आध दो छोटे छोटे पॉइंट है जो उस पे नहीं लिखे हैं, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। आपको कुछ मिस नहीं करना है, पूरी क्लास देखनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। जो एक्ट ऑफ 1833 था, तो ये हमारा फाइनल स्टेप था, या फिर आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स जो थे, उनका फाइनल स्टेप था इंडिया के प्रति सेंट्रलाइजेशन करने। मतलब पावर को एक जगह पे केंद्रीकृत करना चाहते थे, सारी पावर एक जगह पे इकट्ठा करना चाहते थे, सेंट्रलाइजेशन करना चाहते थे। इसीलिए इस एक्ट को लाया गया था। पर इस एक्ट को लाने की कुछ और भी वजहें थी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे जैसे प्रोविजन आते जाएंगे, मैं आपको आगे वो सारे के सारे रीजन बताता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते प्रीलिम्स बाइट्स के लिए कुछ आपके पास है। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि लक्ष्मीकांत में नहीं दिया, पर फिर भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833 और गवर्नमेंट। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हो सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833 और सेंट हेलेना गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1833 कह सकते हो। ठीक है, ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं दिया है, फिर भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया और मैंने आपको इन्फॉर्म किया। ठीक है, अगर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि विच एक्ट इज नोन एज सेंट हेलेना एक्ट, तो आपको याद रखना है इट इज द एक्ट ऑफ 1833। 1833 का ये वो चार्टर अधिनियम है जिसको हम लोग सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 33 भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 33 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Control of the island of St. Helena was transferred from the East India Company to the Crown। अब देखिए क्या था कि जो ये आइलैंड है ना, जो ये आइलैंड है सेंट हेलेना आइलैंड। ठीक है, अब ये होमवर्क आप लोग के लिए है कि कमेंट करके बताओगे कि सेंट हेलेना आइलैंड एक्चुअली में है कहाँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको वो चीजें देर तक याद रहेंगी, क्योंकि आप खुद सर्च करोगे, पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी पता होगा, जब भी आप सर्च करोगे तो ये आइलैंड है, तो गूगल मैप में वो जरूर दिखाएगा। ठीक है ना, वर्ल्ड में कहाँ पे वो जरूर दिखाए, कमेंट करके मैं बताना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो सेंट आइलैंड है, सेंट हेलेना आइलैंड है, उसका जो कंट्रोल था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से शिफ्ट करके उसने कहाँ पहुंचा दिया था, क्राउन पे पहुंचा दिया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का इस आइलैंड के ऊपर अधिकार खत्म कर दिया था, और ये अब क्राउन ने अधिकार ले लिया था। यहाँ पर अब क्राउन रूल करेगा, कंट्रोल कौन करेगा इस आइलैंड को, क्राउन करेगा। इसीलिए एक्ट जब लाया गया, तो इसको इन्होंने नाम दिया सेंट हेलेना एक्ट, और ये भी कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 नाम दिया था। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। अब आते हैं मुख्य प्रोविजंस पे। ठीक है, तो क्या कहता है, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। इसकी जो विशेषताएं थी, जो फीचर थे एक्ट के, कुछ इस तरीके से हैं। पहला क्या कहता है, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ठीक है, जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना कह के हम कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ठीक है, एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। जितनी भी पावर थी, सिविल और मिलिट्री पावर, सारी की सारी अब गवर्नमेंट, जो आपका था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको सौंप दी गई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं कहा जाएगा, उसे हम कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। और सारी की सारी पावर, जितनी भी पावर है, सिविल पावर हो गई और मिलिट्री पावर हो गई, फिर चाहे वो टैक्स कलेक्ट करना हो, चाहे किसी को पनिश करना हो, किसी टेरिटरी को एक्वायर करना हो, किसी से युद्ध करना हो,
सारी की सारी पावर अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी। ठीक है। थस फॉर द फर्स्ट टाइम द एक्ट क्रिएटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बार क्या हुआ कि इस एक्ट ने क्रिएट क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे अब ब्रिटिशर्स का जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो रहा था। अब कहा जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कहा गया हैविंग अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। और इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि जितना भी कंपनी ने यहाँ पे जीता हुआ था, जितने भी क्षेत्र कंपनी ने जीते हुए थे, अब कहा गया कि पूरा का पूरा जो है इसको हम ब्रिटिश इंडिया के नाम से कहेंगे। ठीक है। अब इसको हम ब्रिटिश इंडिया के नाम से पुकारेंगे। और जितना भी कंपनी ने अक्वायर किया हुआ था, जितना भी क्षेत्र कंपनी ने जीता हुआ था, सब कुछ किसके अंडर में रहेगा, क्राउन के अंडर। ठीक है। सब कुछ क्राउन के अंडर में रहेगा। सिंपली कह सकते हो कि अब यहाँ पर ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उसका पूरी तरीके से रूल हो गया था। और उसने कहा था ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है। फिर आप ये कह सकते हो ब्रिटिशर्स इन इंडिया, जो ये टेरिटरी थी, तो उसको कहा गया द ब्रिटिश इन इंडिया। जितना भी क्षेत्र जीता हुआ था वो सब कुछ ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल, दोनों में फर्क होता है। मैंने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है। आपको ये ध्यान रखना, जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, ठीक है, बेंटिक या फिर बेंटिक, आप जो प्रोनाउंसिएट करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है। वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत के पहले क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है। यही है लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप लोग इनको देख सकते हैं। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक है। इमेज से आप देखते हो थोड़ा हिट करता दिमाग पे, ज्यादा टाइम तक चीजें याद रहती। ठीक है। आगे देखते, सेकंड प्रोविजन क्या था हमारा। इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। जो मद्रास और बॉम्बे गवर्नर थे, ठीक है, उसको क्या किया गया, इन दोनों की जो लेजिस्लेटिव पावर थी, लॉ मेकिंग पावर कह सकते हैं। लेजिस्लेचर हमारे क्या काम करते हैं, लॉ बनाते हैं, नियम बनाते हैं। तो जो बॉम्बे गवर्नर था और जो मद्रास गवर्नर था, इन दोनों की जो लॉ मेकिंग पावर थी ना, लेजिस्लेटिव पावर थी, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवेन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। पूरा का पूरा जो ब्रिटिश इंडिया था, जो भी लॉ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए, मतलब कि सपोज करो विलियम बेंटिक जो भी लॉ बना रहा है, जो ब्रिटिश का जितना भी एरिया था हमारे भारत में, द इंटायर ब्रिटिश इंडिया, सभी जगह पे अप्लाई होगा। सिंपल समझो कि बॉम्बे और मद्रास, इनकी लॉ मेकिंग जो पावर थी उसको तो खत्म कर दिया गया। अब ये तो लॉ बना नहीं सकते, तो कोई ना कोई एक हायर अथॉरिटी होगी जो लॉ बनाएगी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। तो कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, समझ लो। ठीक है। तो वो जो लेजिस्लेटिव लॉज बनाएगा, वो जो भी प्रोविजन लाएगा, वो पूरे के पूरे इंटायर ब्रिटिश इंडिया में अप्लाई होगा। यानी कि जितना क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में था, क्राउन के कंट्रोल में था, वहां पे जो नियम अप्लाई होंगे, तो वो नियम बनाए किसके द्वारा जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, इनकी लॉ मेकिंग की जो पावर थी इसको खत्म कर दिया गया। सेकंड प्रोविजन हमारा ये कहता है। ठीक है। आगे देखते हैं, द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स। जो पहले के एक्ट में बनाए गए थे, यानी कि आप ये कह सकते हो 1813 का जो एक्ट था, उससे पहले तो 1793 का एक्ट था। ये कह सकते हो 1784 का जो एक्ट था, 86 का जो था। ठीक है। यहाँ पे जितने भी लॉज बनाए गए थे, जो भी नियम कानून बनाए गए थे, इन सबको पहले क्या कहते थे, रेगुलेशंस कहा जाता था। उन्हें पहले क्या कहते थे, रेगुलेशंस कहा जाता था। ठीक है। वाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट। पर जो 1833 के तहत नियम कानून जो भी बनाए जाएंगे, उन्हें हम लोग अब एक्ट कहेंगे। इसीलिए अब आगे जितने भी अमेंडमेंट होंगे, जितने भी एक्ट बनेंगे, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 1833 के एक्ट से पहले
जितने भी बनाए गए थे नियम कानून उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, और अब जितने भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें एक्ट कहा जाएगा। इसीलिए फर्स्ट इस स्लाइड में देखिए मैंने आपको बताया हुआ था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रोविजन हमारा क्या था वो देखते हैं। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जहां जहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा तो वहां पे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहता है इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। एक व्यापारिक इकाई के रूप में तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे काम कर रहा था, अब उसके इस पावर को खत्म कर दिया गया। कहा गया कि आप कॉमर्शियल बॉडी के रूप में, व्यापारिक इकाई के रूप में अब आप यहाँ पे काम नहीं करोगे। ठीक है, विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन देखेगा। ठीक है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी होंगे वो देखेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिंपल से कह सकते हो, जो मैनेजमेंट है वो अब कौन करेगा, हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी करने वाला है। ठीक है, इनकी जो कमर्शियल फंक्शन था उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था, और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था उसको अब यहाँ पे शुरू कर दिया गया। ठीक है, इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय। ये कहा गया कि जो कंपनी ने टेरिटरी एक्वायर की हुई है इंडिया पे, जो कंपनी ने टेरिटरी इंक्वायर की मतलब कि जो आपने जीता हुआ है, जितना भी एरिया आपने भारत में जीता हुआ है, तो वर हेल्ड बाय इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी। आपको हमने दिया हुआ, क्राउन ने क्या कहा कि कंपनी ने जितना भी एरिया इंडिया में जीता हुआ तो वो हमारे लिए है, मैजेस्टी के लिए। मतलब क्राउन क्या है, मैजेस्टी है, और ट्रस्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया है, आप वहां पे मेंटेनेंस देखिए। हिज हायर्स एंड सक्सेसर, और जो कंपनी है, ठीक है ना, जो कंपनी है उसका हायर से सक्सेसर से वो कौन होगा, ब्रिटिश क्राउन। यानी जीता आपने ठीक है, पर आपने जीता किसके लिए, हमारे लिए। आपका मजेस्टी कौन है, आपका मालिक कौन है कह सकते हो, क्राउन है। तो हमने ट्रस्ट करके आपको वहां पे भेजा हुआ है, आप हमारे सक्सेसर सक्सेसर हैं, हायर के रूप में हमने आपको भेजा हुआ। ठीक है, हमने आपको वहां पे एज अ हायर और सक्सेसर के रूप में भेजा हुआ। आप हमारे क्या हैं, सक्सेसर हैं, और हम आपके लॉर्ड मजिस्ट्री। ठीक है, ये कहा गया। चलिए आगे देखते हैं, फोर्थ प्रोविजन क्या कहता है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जो 1833 का चार्टर एक्ट था, उसने ये कोशिश की, अटेम्प्टेड इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, जो यूपीएससी की एग्जाम देते हो। तो इसी एक्ट के तहत प्रावधान किया गया था कि अब ओपन कंपटीशन होगा। पहले क्या था, सिर्फ ब्रिटिशर्स जो थे, फॉरेनर जो थे, ब्रिटेन में जो रहने वाले लोग थे, वही बस क्या कर सकते थे, सिविल सर्विसेज में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। पर अब कहा गया कि ये एक ओपन होगा, कोई भी एग्जाम दे सकता है, खास तौर पे भारतीय लोग। ठीक है, फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, and stated that the Indians should not be debarred from holding any place, office, employment under the company। और कहा गया तो भारतीय लोगों को वंचित नहीं किया जाएगा, उनको रोका नहीं जाएगा। डिबार्ड मीन्स क्या होता है, डिबेयर्ड भी पढ़ते बहुत, तो बहुत लोग डिबार्ड भी पढ़ते, इसका मतलब ये होता है रोकना। उन्होंने क्या कहा, शुड नॉट बी डिबार्ड, किसी को रोका नहीं जाएगा। जो भारतीय लोग हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। अगर वो किसी प्लेस पे रुकना चाहते, बैठना चाहते, ठीक है, कोई टेरिटरी एक्वायर करना चाहते, खरीदना चाहते, ठीक है, कोई ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, आप उनके लिए कंपटीशन खुला हुआ है। मतलब ये है कि अब सभी भारतीय वो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी पोस्ट है, कोई भी ऑफिस है, उसको वो होल्ड कर सकते हैं। यानी कंपनी के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी एम्प्लॉयमेंट की पोस्ट निकलेगी उसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर this provision was negated after opposition from the court of director। जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया, अपोजिशन किया, इसको टाल दिया गया, अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा 1853 का, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा 1853 का एक्ट कह सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853, जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा
तो मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया और सत्येंद्र नाथ जो बनर्जी थे, फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने सबसे पहले एग्जाम को क्रैक किया हुआ था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई साहब थे ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, However, this provision was negated after opposition from the court of director. जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया, तो इस प्रोविजन को साइड में कर दिया, तो उसको इंट्रोड्यूस अभी नहीं किया गया। पर जो बात शुरू की गई थी कि हाँ अब इंडियंस को भी मौका मिलना चाहिए, वो एक्ट ऑफ 1833 में ही शुरू की गई थी। ठीक है, पांचवा क्या है वो देखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, the act mandated that any law made in India was to be put before the British Parliament and was to be called act. इस एक्ट में ये कहा गया कि आपके जो मैंडेट कर दिया गया, मतलब जरूरी कर दिया गया, ठीक है, कंपलसरी कह सकते हो, दैट एनी लॉ मेड इन इंडिया, भारत में अगर कोई भी नियम बनाए जाते, अगर मैं कहता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर वो कोई भी नियम बनाते, मैंने बताया ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 मेंबर थे, एक हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। तो कहा कि अगर वो कोई भी नियम बनाते हैं, उसे क्या करना होगा, टू बी पुट बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, आपको इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, और इसे आप लोग क्या कहेंगे, एक्ट कहेंगे। इसलिए मैंने कहा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, एक्ट कहा जाएगा। ठीक है, एज पर द एक्ट, और इस अधिनियम के अनुसार क्या हुआ, एन इंडियन लॉ कमीशन वॉज इनेक्टेड, या फिर एस्टैब्लिश्ड, एक लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, लॉ कमीशन मतलब जो कानून उन संबंधित नियम बनाते हैं। ठीक है, तो लॉ कमीशन की स्थापना की गई। द फर्स्ट लॉ कमीशन हैड लॉर्ड मकॉले एज इट्स चेयरमैन, पहला जो लॉ कमीशन बना हुआ था, तो लॉर्ड मकॉले, या फिर मॉकले भी कह सकते हो, मकाले भी बहुत लोग बोलते हैं, लॉर्ड मकाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि द फर्स्ट लॉ कमीशन हैड लॉर्ड मकॉले एज इट्स चेयरमैन, जो पहला लॉ कमीशन बनाया गया, तो उसके जो चेयरमैन थे वो लॉर्ड मकॉले थे। इट सॉट टू कोडिफाई ऑल इंडियन लॉ, और ये जो आपका इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी, तो कहा गया कि हम इंडियन लॉ को क्या करेंगे, वो कर सकते हैं, कोडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब भारतीय जो नियम है, भारतीय जो कानून है, उनको कोडिफाई किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा, कंपनी संबंधित उसको इनेक्ट किया जाएगा। तो लॉर्ड मकॉले को अपॉइंट किया गया था, और अगर याद हो तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यही पर्सन लॉर्ड मकॉले है। ठीक है, आज जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, कुछ लोग को तो बहुत मजा आता है कि कुछ ऐसी चीजें होती जो अवेलेबल नहीं होती, मतलब रीजनल लैंग्वेज में कह सकते हो, पर वो चीजें इंग्लिश में अवेलेबल होती, तो कुछ लोग को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे इंडिया में इंग्लिश से लोग बहुत डरते हैं, उनको बहुत डर लगता है। तो अगर डरते हो ना, तो इंग्लिश को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया हुआ था, लॉर्ड मकॉले ने ही इंट्रोड्यूस किया हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते, छठवां प्रोविजन क्या कहता है। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अमेंड, रिपील, अल्टर एनी लॉ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज जो थी, यानी कि भारत के संबंध में कोई भी अगर नियम बनाए गए हैं, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी, बताया ना 4 मेंबर और एक गवर्नर, 5 लोग की बॉडी हुआ करती थी। तो कहा गया कि उनके पास ये पावर थी, उनके पास ये अथॉरिटी थी। ठीक है, कि वो किसी भी लॉ को अमेंड कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, अधिनियम कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर दो, चेंज कर दो, और अल्टर भी कर सकते हो, यानी बदल भी सकते हो, उस नियम की जगह कोई दूसरा नियम ला सकते हो। ठीक है, तो ये पावर दी गई थी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी। ठीक है, द गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज टू हैव 4 मेंबर्स अगेन, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 4 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, फोर्थ मेंबर हैड लिमिटेड पावर्स ओनली, हालांकि जो चौथा मेंबर हुआ करता था, उनके पास थोड़ी बहुत ही पावर हुआ करती थी, इट हैज लिमिटेड पावर, उनके पास बस थोड़ी ही पावर हुआ करती थी। ठीक है, तो छठवां प्रोविजन हमारा ये है। नेक्स्ट देखते हैं, सेवन प्रोविजन क्या कहता है। दिस एक्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू अडॉप्ट measures टू मिटिगेट द स्टेट ऑफ स्लेवरी। इस एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, आप उसको क्या करेंगे, टू अडॉप्ट measures टू मिटिगेट द स्टेट ऑफ स्लेवरी, मतलब वो कुछ ना कुछ सुधार करे, कुछ ना कुछ ऐसे नियम कानून लाएं जिससे हमारे जो ब्रिटिश इंडिया में स्लेवरी फैली हुई, यानी कि बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं, फिर जो गुलाम बना के रखा जाता है, जैसे
मुगल शासन चलता था, तो वो क्या करते थे, गुलाम बना के रखा करते थे। ठीक है। तो कहा गया कि आप स्लेवरी को धीरे धीरे क्या करिए, खत्म करिए। आपको कुछ ना कुछ मीजर्स करने होंगे, सुधार करने होंगे, प्रोविजंस लाने होंगे, जिससे यहाँ पे स्लेवरी क्या हो, खत्म हो। ठीक है। परसिस्टिंग इन इंडिया सिंस सल्तनत एरा। और ये स्लेवरी जो थी सल्तनत एरा से चली आ रही थी, ठीक है ना, आप उसको यहाँ पे क्या करिए, खत्म करिए या फिर उसको कम से कम करिए। ठीक है। तो यही सारे के सारे प्रावधान थे हमारे एक्ट ऑफ 1833 में। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कह सकते हो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे थी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, शायद वो पॉइंट मैंने इंक्लूड नहीं किया है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना, EIC जो आपका था, उसकी जो ट्रेड मोनोपोली थी अभी किसमें थी, टी में और चाइना के साथ। हमने आपको पढ़ाया है एक्ट ऑफ 1813, 1813 का नियम। वहां पे मैंने बताया था कि चाय में और चाइना के साथ व्यापार करने का अभी भी मोनोपोली जो राइट्स था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इस राइट्स को, या फिर आप ये कह सकते हो, जो टी और चाइना के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, मोनोपोली थी, उसको खत्म कर दिया गया। अब सभी के लिए कंपटीशन ओपन कर दिया गया था। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, सिविल सर्विसेज की बात की जाती है, ठीक है ना, कि जो सिविल सर्विसेज थी उसके लिए सभी क्या कर दिया गया था, ओपन कर दिया गया था। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहता है, सिविल सर्वेंट सभी के लिए ओपन कर दिया गया। तो ठीक उसी तरीके से क्या था, इस एक्ट में ये कहा गया कि अब ब्रिटेन के जितने भी कारोबारी हैं या फिर जितने भी व्यापारी लोग हैं, सभी के सभी लोग भारत में व्यापार कर सकते हैं, जो चाहे वो बेच सकते हैं। ठीक है। यानी कि अब इंडियन टेरिटरी सभी के लिए ओपन कर दी गई थी। समझ लो कि हमने ग्लोबलाइजेशन फॉलो कर लिया हुआ था। ठीक है। हमने ग्लोबलाइजेशन फॉलो कर लिया, जो हमने 1991 में LPG रिफॉर्म अपनाए थे, वैसा ही अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना लिया कि ठीक है, चलो अब सभी लोग व्यापार करो भारत के साथ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अभी तक थी, बहुत पैसा कमाया, अब तुम लोग भी कमाओ। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके दो रीजन थे। अगर उन्होंने मोनोपोली को खत्म किया तो इसके सिर्फ दो रीजन, मैं दो रीजन बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने कर लिया था। ठीक है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यूरोप में उस समय पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ठीक है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। अब देखो, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उन्होंने क्या किया, डिमांड बढ़ाई। जब डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ेगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसी टाइम पे हुआ था। ठीक है। तो गुड्स ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रहे थे। उन्होंने कहा अब ये जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया हुआ है, हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया हुआ है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन हमने बहुत ज्यादा कर लिया है, हमारे पास प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा हो रहा है। अब क्या करिए कि यहाँ पे प्रोडक्शन करके ना वहां पे चीजों को बेचिए, भारत में बेचिए, अफ्रीका में बेचिए। ठीक है। तो इसीलिए सभी के लिए व्यापार कर दिया गया, सभी के लिए इंडियन की टेरिटरीज ओपन कर दी गई कि अब सभी की सभी कंपनियां व्यापार कर सकती भारत के साथ में। और आपने हिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ी होगी, तो वो लोग रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे, जो कच्चा माल था, ब्रिटिशर्स यहाँ से ले जाते थे, अपने देश में मैन्युफैक्चर करते थे और फिनिश्ड गुड्स हमारे यहाँ बेचा करते थे। ठीक है। तो एक चीज तो मैंने आपको शुरू में नहीं बताया था, पर मैंने यहाँ पे बता दिया कि चाइना के साथ और जो टी में व्यापार था, जो अभी तक मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको खत्म कर दिया गया, सभी के लिए व्यापार ओपन कर दिया गया। अब ब्रिटिश के सभी व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। इसके दो रीजन थे, पहला तो एक था इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा था वहां पे पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। ठीक है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, कि आइलैंड कहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।